financial statements of the company. In this video we will learn the content of the different subheads of the balance sheet. ये जो हमने मेजर हेड्स एंड सब हेड्स पढ़े थे लास्ट वीडियो में, जितने भी सब हेड्स होते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरिंग, जितने भी सब हेड्स हैं, अब इनका कंटेंट हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अच्छा देखिए, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, कंपनी की बैलेंस शीट में जो फर्स्ट पार्ट होता है, बैलेंस शीट का फर्स्ट पार्ट, वो लायबिलिटीज़ नहीं होता, वो इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ होता है। इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर्स फंड। कंपनी के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो शेयर होल्डर्स करते हैं इन्वेस्ट। तो इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर्स फंड। और लायबिलिटीज़ आपको पता है, जो द अमाउंट और टू आउटसाइडर्स। लायबिलिटीज़ हमारी दो तरीके की हैं। लायबिलिटीज़ दो तरीके कौन कौन सी हैं? एक तो है करंट लायबिलिटीज़, दूसरी नॉन करंट लायबिलिटीज़। अब देखिए, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के 3 सब हेड्स हैं: शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा ही है, देखा होगा। शेयर होल्डर फंड के 3 सब हेड हैं: शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये जो शेयर कैपिटल है बेटा, ये आप शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हो, तो इस वाली बुक में इसको पढ़ाने का कोई यूज़ नहीं है। शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी मेरी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी मैं, कि बैलेंस शीट के अंदर हम शेयर कैपिटल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और शेयर कैपिटल के बारे में आप डिटेल में पूरा एक चैप्टर पढ़ चुके हो और मेरे, ठीक है, तो इसके ऊपर इस वाले बुक में इसमें बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। शेयर कैपिटल आप ऑलरेडी चैप्टर पढ़ चुके हो, ये पूरा का पूरा उसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अब उसके बाद आता है सेकंड सब हेड, जो है हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब ये रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या है? रिजर्व्स आपने कितने सारे रिजर्व सुने होंगे: जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, बहुत सारे नाम सुने होंगे। अब ये रिजर्व्स का मतलब क्या है? रिजर्व्स का मतलब है कि आप अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, शेयर होल्डर्स में, बल्कि आप अपने प्रॉफिट्स को अलग से रख रहे हो, सेट असाइड्स। जैसे हम भी बेटा अपने बिजनेस, अपने घरों में अपनी कुछ सैलरी अलग रख देते हैं कुछ पर्पसेस के लिए। तो अब इसका रिजर्व्स हैं। रिजर्व्स बनाए क्यों जाते हैं? कुछ ऐसे रिजर्व्स हैं जो लीगली बनाने ज़रूरी होते हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। कुछ रिजर्व इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि हमारी कैपिटल रिसिट्स होती हैं, तो कैपिटल रिजर्व बनाने ज़रूरी हैं। कुछ हमारी ऐसी लायबिलिटीज़ हैं आने वाली हैं, तो उसके लिए रिजर्व्स बनाने ज़रूरी हैं। इन चीज़ों के लिए रिजर्व्स बनाए जाते हैं। ये इसके बारे में इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए रिजर्व्स हम बनाते क्यों हैं। रिजर्व्स कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कुछ कैपिटल रिसिट्स होती हैं, इसलिए कैपिटल रिजर्व्स बनाए जाते हैं। कुछ लायबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए रिजर्व्स बनाए जाते हैं। अब देखिए, रिजर्व्स कौन कौन से रिजर्व्स हैं हमारे, देखिए। तो और सरप्लस क्या है वो भी बताती हूँ। कैपिटल रिजर्व, अब इस रिजर्व्स के अंदर आप रिजर्व ऊपर नीचे लिख सकते हो। बैलेंस शीट के अंदर मेजर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स आपको एज इट इज़ लिखनी है, लेकिन अब सब हेडिंग्स के अंदर आपके पास कौन कौन से रिजर्व्स हैं, वो सारी कैलकुलेशंस आप नोट्स टू अकाउंट्स में करोगे। और नोट्स टू अकाउंट्स में कैलकुलेशंस करते समय आप रिजर्व्स ऊपर नीचे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिख दो, बाद में कैपिटल रिजर्व लिख दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो रिजर्व्स के यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, कौन कौन से रिजर्व्स हैं: कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है। और किसी भी नाम से रिजर्व आ रहा है, किसी भी नाम से रिजर्व आ रहा है, लाइक जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सारे रिजर्व यहाँ लिखा जाएंगे। अब यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स समझने वाली ज़रूरी है। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये होता क्या है ये आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट अगर आपको पेपर में दिया है तो वो आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस में लिखा जाता है। यहाँ पे रिजर्व वर्ड पीछे नहीं लगा हुआ, लेकिन आपको पता होना चाहिए शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट रिजर्व्स एंड सरप्लस में लिखा जाता है। उसके बाद ये सरप्लस क्या है? सरप्लस क्या है? आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हो, वहाँ से आपका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होगा। अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो जो आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हो, उसका जो बैलेंस होगा, बैलेंस का मतलब प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो इसको हम सरप्लस में पॉजिटिव फिगर में लिख देंगे, अगर लॉस होगा तो उसको नेगेटिव फिगर में लिख देंगे, ठीक है। तो ये रिजर्व्स और सरप्लस में सारे रिजर्व्स लिखे जाते हैं। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, इसके ज़्यादा कुछ नहीं
समझने की ज़रूरत। चलिए, अब बैलेंस शीट के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया, बैलेंस शीट की एक नज़र मरवा देती हूँ। हमने बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल का हमने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस मैंने आपको बता दिया। देखिए, शेयर कैपिटल का पूरा आपने चैप्टर पढ़ा है। रिजर्व्स एंड सरप्लस मैंने आपको बता दिया। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स को हम कहाँ लिखते हैं, शेयर होल्डर्स फंड्स में लिखते हैं। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसकी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपके सिलेबस में नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट को हम शेयर होल्डर फंड एंड नॉन करंट लायबिलिटीज़ के बीच में लिखते हैं। अब आती है बात नॉन करंट लायबिलिटीज़ एंड करंट लायबिलिटीज़। मैंने आपको अब ये समझाना है नॉन करंट लायबिलिटीज़ एंड करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। इसको समझाने के लिए पहले मुझे आपको ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट। आपको पहले ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, उसी के बाद आप समझ सकते हो कि आपकी कौन सी लायबिलिटीज़ नॉन करंट लायबिलिटीज़ और कौन सी लायबिलिटीज़ आपकी करंट लायबिलिटीज़ हैं।